हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। कल हमने बात की थी विसरण व प्रासरण की। वैसे आज अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। तो देखते हैं पहले जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है। जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन के अंदर मतलब जीव द्रव्य का सिकुड़ना मतलब कुंचित होना। तो जीव द्रव्य सिकुड़ा किस प्रकार से, जैसे आप कोई पादप कोशिका को, किसी पादप कोशिका को अल्पपराशरी विलयन में रखने पर, विलयन में अतिपराशरी विलयन में रखने पर, विलयन में रखने पर उससे कोशिका से जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? अभी जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। कल हमने देखा कौन सी ये क्रिया एक प्रकार की कैसी, अभी अगर पादप कोशिका को अगर आप अतिपराशरी विलयन मतलब अतिपराशरी ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता किससे अधिक, अधिक कोशिका रस से अधिक है, उसके अंदर रखते हैं, तो क्या होता है कि जो कोशिका होती है उसका जितना भी जल है वो सारा क्या जाता है, बाहर आ जाता है और कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। हमने देखा था बहिःप्रासरण के अंदर। तो हम बात करते हैं जीव द्रव्य कुंचन की। तो इसके अंदर पादप कोशिका को अतिपराशरी विलयन में रखने पर कोशिका से जल बाहर निकल आता है और कोशिका से जल बाहर निकल आने पर कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका का जो जीव द्रव्य हो जाता है वो क्या हो जाता है, कुंचित हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया चीनी का घोल, यहाँ पर क्या लिया, चीनी का घोल। चीनी का घोल कैसा होता है भाई, आपको पता है सांद्र विलयन होता है, ठीक है भाई, अत्यधिक सांद्र विलयन लिया और यहाँ पर लिया हमने कोशिका। तो हम देखेंगे कि भाई इसकी जो चीनी के घोल के अंदर क्या है, जल प्लस चीनी मतलब विलायक व विलय। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो जल है, विलायक की जो मात्रा है वो कोशिका रस के अंदर जो जल है, कोशिका रस के अंदर जो जल है उससे क्या है, कम है, उससे क्या हो गई, कम हो गई। मतलब यहाँ पर जो अपना विलयन है वो क्या है, सांद्र है, किससे, कोशिका रस से। तो कोशिका रस से विलयन सांद्र होने के कारण जो कोशिका रस से जो के अंदर जो जल था वो सारा का सारा कहाँ पर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और बाहर आने से ये कोशिका क्या हो जाएगी, अपनी इसका कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपको एक कोशिका क्या दिखाई देगी, कुंचित दिखाई देगी। इसका जीव द्रव्य सिकुड़ कर एक केंद्र के अंदर क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाता है। इस क्रिया को हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। और जीव द्रव्य कुंचन, ये बात देखिए, जीव द्रव्य विकुंचन, जीव द्रव्य विकुंचन जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जीव द्रव्य कुंचन में देखेंगे कि इस स्पीड को कुंचित कोशिका को, इससे सिकुड़ी हुई कोशिका को अगर आप किस में डाल देते हैं, अभी अल्पपराशरी विलयन के अंदर, किसमें डाल देंगे इसको दोबारा, अल्पपराशरी विलयन। अल्पपराशरी हमने कल बात की थी, ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका रस की सांद्रता से क्या हो, कम हो, वो क्या कहलाता है, अल्पपराशरी विलयन कहलाता है। अगर आप इस जीव द्रव्य कुंचित या सिकुड़ी हुई कोशिका को वापस अल्पपराशरी विलयन में डालते हो या कह दीजिए जल में डालते हो, तो ये कोशिका वापस क्या हो जाती है, फूल जाती है। मतलब इसके अंदर अब कैसी क्रिया होगी, अंतःपरासरण की क्रिया होगी। तो जल कहाँ पर जाएगा, इसके अंदर की ओर जाएगा और ये कोशिका फूल कर क्या हो जाएगी, स्फीति हो जाएगी। कोशिका क्या हो जाएगी, स्फीति। स्फीति मतलब होता है फूलना। तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, पुनः अपनी स्थिति में, जैसी आपने यहाँ पर देखी थी उसी अवस्था में क्या हो जाती है, लौट जाती है। तो इसे हम कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन व जीव द्रव्य विकुंचन। दोबारा देखिए कि जीव द्रव्य
कुंचन के अंदर हमने कोशिका को किसमें डाला, अति पराशरी विलयन के अंदर, मतलब सांद्र विलयन के अंदर। तो सांद्र विलयन के अंदर के डालने से ये जो कोशिका थी वो क्या हो गई, सिकुड़ गई, मतलब कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो सारा का सारा सिकुड़ गया, क्योंकि जल क्या निकल गया था बाहर। वापिस इसी सिकुड़ी हुई कोशिका को दोबारा हम अल्प पराशरी विलयन में, अर्थात मतलब कम सांद्रित विलयन या जल के अंदर डालते हैं, तो इसके अंदर मतलब ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता क्या हो, कोशिका रस की सांद्रता से कम हो, मतलब ये विलयन कैसा हो गया, तनु, तो इसके अंदर डालते हैं दोबारा, तो ये जो जल है वो कोशिका के अंदर क्या हो जाता है, प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करने से कोशिका पुनः क्या हो जाती है, स्फीति हो जाती है। तो ये कह रहा है अपनी जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं हम रोइया डिस्कलर में। एक पादप है रोइया डिस्कलर, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी एक पत्ती लेते हैं अपन, इस पत्ती की जो निचली जो अधिचर्म होती है, पत्ती की निचली जो अधिचर्म होती है उसको हम दो भागों में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं, दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक भाग को तो हम क्या करते हैं, जल के अंदर रखते हैं, और दूसरे भाग को हम रखते हैं चीनी के घोल के अंदर। एक भाग को हम किसमें रखेंगे, जल के अंदर, दूसरे भाग को किसके अंदर रखेंगे, चीनी के घोल के अंदर। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जिस भाग को हमने जल के अंदर रखा है, जिस भाग को हमने जल के अंदर रखा है, कुछ समय बाद इसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो इसकी जो कोशिकाएं हैं वो आपको कैसी दिखाई देगी भाई, स्फीति दिखाई देगी, मतलब फूली हुई दिखाई देगी। ठीक है भाई, कैसी दिखाई देगी, फूली हुई। और जो चीनी के घोल के अंदर जिसको हमने रखा है, चीनी के घोल के अंदर जिस टुकड़े को रखा है उसकी कोशिकाएं कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है भाई, कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और सिकुड़ने से इसका जो जीव द्रव्य है वो क्या हो जाता है भाई, इसके अंदर कुंचित हो जाता है, एक जगह पर क्या हो जाता है, कोशिकाओं का एकत्र हो जाता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं उसको अगर हम सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो कैसी दिखाई देगी, सिकुड़ी दिखाई देगी, जैसे हमने पीछे बात की है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो रोइया डिस्कलर होता है उसकी जो पत्ती की जो अधिचर्म होती है वो कैसी होती है, नीचे बैंगनी रंग की होती है, बैंगनी कलर की होती है। तो इसका जो जीव द्रव्य है बैंगनी रंग का वो क्या हो जाता है, कोशिका का, जैसे मान लीजिए कोशिका लेते हैं तो इसका जीव द्रव्य बैंगनी रंग का वो सेंटर के अंदर क्या हो जाता है, सिकुड़कर एकत्रित हो जाता है। तो ये था अपना जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन। तो जीव द्रव्य कुंचन जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है भाई, बही प्रासरण की क्रिया होती है जीव द्रव्य कुंचन के अंदर। कैसी क्रिया होती है, बही प्रासरण की, मतलब जल कहाँ पर आ रहा है, कोशिका से बाहर की ओर आ रहा है। और जीव द्रव्य विकुंचन है वो कैसी क्रिया है, एक प्रकार की अंतःप्रासरण क्रिया है। ठीक है भाई, ये था अपना एक टॉपिक, जीव द्रव्य कुंचन व विकुंचन। अब हम बात करते हैं पादप कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के दाबों की। तो वो दाब कितने होते हैं वो हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाबों के अंदर हम देखते हैं कोशिका के अंदर तीन प्रकार के दाब उत्पन्न होते हैं। पहला है परासरण दाब, दूसरा होता है स्फीति दाब, भित्ति दाब, व जो लास्ट होता है अपना तीसरा विसरण दाब न्यूनता। जब इसको आप चार मान सकते हैं कि पहला परासरण दाब, दूसरा स्फीति दाब, भित्ति दाब, ये एक ही समय क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा होता है विसरण दाब न्यूनता। तो हम देखते हैं प्रासरण दाब के अंदर क्या होता है। प्रासरण दाब पहला अपना देखते हैं। प्रासरण दाब वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करने से रोकता है। मतलब वह दाब जो विलायक के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली को पार कर दूसरी ओर स्थित जो विलयन होता है उसके अंदर जाने से रोके, तो वह दाब क्या कहलाता है, अपना परासरण दाब कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, देखिए कि ये अपनी मान लीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये अपनी क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। इस अर्धपारगम्य झिल्ली की एक और हम क्या लेते हैं, विलायक लेते हैं, मतलब शुद्ध जल लेते हैं, विलायक। ठीक है भाई, यहां पर हम क्या लेते हैं, चीनी का घोल, मतलब जल प्लस चीनी।
मतलब विलायक प्लस विलय। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ से अब देखिए घटना कौन सी होगी, परासरण की क्रिया होगी। परासरण की क्रिया के अंदर क्या होगा कि विलायक कहाँ की तरफ प्रवेश करेंगे, कम सांद्रता की तरफ, मतलब जो जल है उसकी सांद्रता इस तरफ क्या है, अधिक है, और यहाँ पर इसकी सांद्रता, विलायक की सांद्रता दूसरी तरफ क्या है, कम है। तो विलायक अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। ये हमने देखा था परासरण की क्रिया के अंदर। पर हम देखते हैं, मान लीजिए यहां से हम इतना दाब लगाते हैं, यहां से इस तरफ से इतना दाब लगाते हैं कि ये जो दाब है, इस दाब के कारण जो विलायक के अणु है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार न करके इसी तरफ बने रहे, मतलब दूसरी तरफ नहीं जाए। तो वह दाब जिसके कारण विलायक के अणु का अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके दूसरी ओर स्थित विलयन के अंदर प्रवेश न कर सके, वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब, या इसे हम दर्शाते हैं ओपी से, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक बात ध्यान में रखना, विलाय जो परासरण दाब होता है, परासरण दाब समानुपाती होता है विलय के अणुओं की संख्या के, विलय के अणुओं की संख्या के, ठीक है भाई। ओपी बराबर होता है विलय के अणुओं की संख्या के, मतलब परासरण दाब, अगर आप विलय के अणुओं की संख्या बढ़ाओगे तो परासरण दाब के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। वो किस प्रकार से होगी, देखिए अगर हमने यहाँ पर क्या लिया है, चीनी का घोल लिया है, ठीक है भाई, हमने यहाँ पर क्या मिला रखा है, जल प्लस चीनी मिला रखी है, और यहाँ पर हमने शुद्ध विलायक ले रखा है, शुद्ध विलायक ले रखा है। अब इस शुद्ध विलायक मतलब जल ही है अपने पास, इसके अंदर विलय हमने चीनी नहीं मिला रखी। अब इसके अंदर आप क्या करिए, धीरे धीरे विलय मिलाना शुरू कर दीजिए। किसको मिलाना शुरू कर दीजिए, विलय को मिलाना, मतलब जल के अंदर किसको मिलाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ भी चीनी को। तो धीरे धीरे विलय के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, तो ये विलयन भी कैसा होगा, अपना सांद्र होगा, और ये भी कैसा है, सांद्र है। मतलब कुछ समय पश्चात इनमें क्या हो जाती है, साम्य अवस्था आ जाएगी। मतलब इस विलय ने क्या कर दिया, जो विलायक है उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली से जाने की ओर, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करके जाने से क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो इसे हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए परासरण दाब समानुपाती किसके है, विलय के अणुओं की संख्या के। तो जो परासरण दाब है वो किसके, परासरण दाब विलय के अणुओं की संख्या के क्या होते हैं भाई, समानुपाती होते हैं। मतलब इस विलायक के अंदर आप विलय मिलाते रहोगे तो ये जो विलायक है वो किसकी तरफ गमन करना बंद कर देगा, विलयन की तरफ गमन करना बंद कर देगा। धीरे धीरे विलय मिलाते जाओगे तो ये विलायक जो घोल है अपना, ये भी क्या होता जाएगा, सांद्र होता जाएगा, जिससे उन्होंने क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था, और जो परासरण की क्रिया है वो रुक जाएगी। इसी दाब को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना स्फीति दाब व भीति दाब। स्फीति दाब व भीति दाब के अंदर क्या होता है कि इसको हम स्फीति दाब को दर्शाते हैं टीपी से। आप अगर किसी कोशिका को, अगर किसी सेल को जल के अंदर रखते हैं, मतलब सेम वही अल्प पराशरी विलयन के अंदर रख दो, चाहे जल के अंदर रखेंगे या अल्प पराशरी विलयन के अंदर रखेंगे, तो इसके अंदर सीधी सी बात है, कौन सी घटना होगी, अंतः परासरण की, ठीक है भी, या फिर कौन सी होगी, जीव द्रव्य विकुंचन की, ठीक है ना भी। एक प्रकार से कौन सी घटना होगी, अंतः परासरण की क्रिया होगी। अंतः परासरण की क्रिया होगी तो जल कहाँ की ओर प्रवेश करेगा, कोशिका के अंदर की तरफ। और कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करेगा तो सीधी सी बात है, कोशिका क्या होगी, फूलेगी, मतलब स्फीति होगी, कोशिका फूलेगी। कोशिका फूलने के कारण ये बाहर की तरफ क्या लगाएगी, कोशिका झिल्ली बढ़ती हुई बाहर की तरफ किस पर दाब लगाएगी, कोशिका भित्ति पर, मतलब फूलेगी कि जल लगातार अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा है। तो आप क्या देख रहे थे कि जो जल है वो किसके अंदर प्रवेश कर रहा है, कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर प्रवेश करने के कारण इस पर क्या लग रहा है अभी, बाहर की तरफ दाब लगेगा, किसकी तरफ, कोशिका भित्ति की तरफ दाब लगेगा। अगर मान लीजिए यह दाब अत्यधिक हो गया तो ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल कर या स्फीति होकर फट जाएगी।
परंतु इसको फटने से रोकने के लिए, मतलब इसकी जो अवस्था थी उसी को बनाए रखने के लिए एक दाब इसके अपोजिट या विपरीत दिशा में और काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब कहते हैं। भित्ति दाब का मतलब अब जो जल था कोशिका के अंदर भरकर कहाँ की तरफ दाब लगा रहे हैं, बाहर की तरफ, मतलब कोशिका भित्ति की तरफ, परंतु जो कोशिका भित्ति है वो इसके अपोजिट अंदर की तरफ, मतलब अभिकेंद्रीय दिशा के अंदर क्या लगाती है, दाब लगाती है। तो इसके कारण ये कोशिका अपने नियमित आकार में क्या होती है, बनी हुई रहती है। देखिए द्वारा किस भित्ति कोशिका, जल के अंदर कोशिका रखा तो जल अंतःप्राशन के अंदर प्रवेश करने के कारण बाहर की तरफ भित्ति पर क्या लगेगा, दाब लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब। परंतु स्फीति दाब के अपोजिट जो कोशिका भित्ति होती है वो कोशिका की आकृति को बनाए रखने के लिए एक अंदर की तरफ दाब और लगाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भित्ति दाब, या इसे वॉल प्रेशर या WP से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। नेक्स्ट अपना आता है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता के अंदर हम देखते हैं इसकी परिभाषा कि शुद्ध विलायक की तुलना में, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में कमी, विसरण दाब में कमी विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। विसरण दाब न्यूनता कहलाता है। ठीक है भाई, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। अब हम बात करते हैं शुद्ध विलायक की तुलना में। देखिए शुद्ध विलायक का विसरण दाब हमेशा क्या होता है, अधिक होता है। शुद्ध विलायक का विसरण दाब क्या होता है, अधिक होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए हमने एक बाल्टी पानी ली, ठीक है, मतलब उसके अंदर विलय मिला नहीं हुआ है। एक बाल्टी पानी को अगर आप जमीन पर बिखेरते हो, मतलब अगर इस पानी को आप जमीन पर बिखरोगे तो इसके विसरण की जो गति होगी, इसके विसरण की जो गति होगी बहने की, वो क्या होगी भाई, अधिक होगी, अधिक होगी। अब हम देखते हैं विलयन के विसरण दाब में जो कमी होती है, मतलब इस विलयन का विसरण दाब हमेशा क्या होता है, कम होता है। विलयन का विसरण दाब क्या होता है भाई, कम होता है। किसकी तुलना में, विलायक की तुलना में। जैसे हमने यहाँ पे क्या डाला, एक बाल्टी पानी को बिखेरा, बिखेरने से इसके बहने की जो गति होगी वो अधिक होगी। अब इस बाल्टी के अंदर आप क्या बना दीजिए, चीनी का घोल बना लीजिए, मतलब इसको क्या कर लीजिए, सांद्रित कर लीजिए, एक प्रकार से चाशनी बना देते हैं मान लीजिए। तो अब इससे जो चीनी का घोल है उसको अगर हम इसके बिखेरेंगे जमीन के ऊपर, तो उसके जो विसरण की जो गति होगी, इसके विसरण की, विलयन के विसरण की जो गति होगी वो इसकी गति की तुलना में क्या होगी, कम होगी। आपको पता ही है, एक तो शुद्ध जल को बिखेर रहे हैं और एक उसके अंदर हमने क्या मिला दिया है, विलय मिला दिया है। तो विलय मिलाने से विलायक जो होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर तो सिर्फ क्या था, विलायक था, परंतु यहाँ पर हमने विलायक में क्या मिला दिया है, विलायक में प्लस क्या मिला दिया है, विलय मिला दिया है। तो विलायक के अंदर हमने विलय मिलाने से जो विलायक था, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना, जो विलायक था उसके विसरण दाब में क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पर विलायक के विसरण दाब में क्या हुई है, कमी हुई है। विसरण दाब न्यूनता के अंदर जो विलायक होता है उसका विसरण दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसके कारण है, विलय मिलाने के कारण। तो हम क्या कहते हैं कि शुद्ध विलायक की तुलना में, यहाँ तो क्या था, शुद्ध विलायक, तो शुद्ध विलायक की तुलना में जो विलयन है उसके विसरण की दाब के अंदर जो कमी हुई है, उसके विसरण दाब के अंदर जो कमी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। और इस विसरण दाब न्यूनता को हम दर्शाते हैं DPD से। किससे दर्शाते हैं, DPD से दर्शाते हैं। तो ये थे अपने कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। पहला है परासरण दाब OP, दूसरा है स्फीति दाब PP व भित्ति दाब WP, तीसरा है अपना विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता को हम दर्शाते हैं DPD से। ठीक है भाई, अब ये थे कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। अब इन तीनों दाबों के अंदर क्या संबंध होता है वो हम देखते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक के अंदर, कि भाई कोशिका के जो तीनों दाब है इनके अंदर संबंध क्या होता है। एक चीज और ध्यान में यहाँ पर कि जो विसरण दाब न्यूनता है उस, तो इसके अंदर हम देखते हैं
कि जो विसरण दाब न्यूनता होता है, विसरण दाब न्यूनता के अंदर हमने क्या देखा कि शुद्ध विलायक के अंदर हम क्या मिला रहे हैं, विलय मिला रहे हैं। तो शुद्ध विलायक के अंदर हम विलय मिला रहे हैं तो विलायक का जो विसरण दाब है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में जो कमी हुई है उसे हम क्या कहते हैं, विसरण दाब न्यूनता। अब देखिए विलायक के अंदर हम यहाँ पर क्या मिला रहे हैं, विलय। तो विसरण दाब न्यूनता में तो क्या होती है, वृद्धि होती है। विसरण दाब न्यूनता में तो क्या होती है, कमी होती है, परंतु जो प्रासरण दाब होता है उसके मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ पर देखिए विसरण दाब में तो क्या हो रही है, कमी हो रहा है। मतलब डीपीडी का मान जो क्या है, बढ़ रहा है। डीपीडी का मान बढ़ रहा है, मतलब विसरण दाब में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जो प्रासरण दाब है, देखिए विलायक के अंदर हम क्या मिलाते हैं, विलय। तो विलय मिलाने से विसरण दाब में तो क्या हो रही है, कमी, परंतु प्रासरण दाब क्या हो जाता है, अपना बढ़ जाता है। प्रासरण दाब बढ़ जाता है कैसे, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि प्रासरण दाब समानुपाती होता है विलय के अणुओं की संख्या के। तो यहाँ पर विसरण दाब में क्या हुई, कमी हुई, परंतु प्रासरण दाब जो अपना क्या था, ओपी था, उसके मान में यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो ये थे अपने कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि भी जो तीनों ये जो दाब है इनके अंदर संबंध क्या होता है। विसरण दाब न्यूनता को हम चूषण दाब भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। विसरण दाब न्यूनता को क्या कहते हैं, चूषण दाब, क्योंकि यह विलयन में विलायक का क्या करता है, एक प्रकार से अवशोषण कर देता है। मतलब विलायक की जो विसरण होता है उसको क्या करता है, कम करता है। तो इसलिए हम इसको चूषण दाब भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों प्रकार में संबंध। तो अब हम देखते हैं कि भी जो तीनों दाब है, प्रासरण दाब, स्थिति दाब व विसरण दाब न्यूनता, इन तीनों के अंदर संबंध क्या होते हैं। ठीक है भाई, अगर हम बात करें एक स्लत कोशिका के अंदर, अगर हम एक पिचकी हुई कोशिका लेते हैं, स्लत का अर्थ होता है पिचकी हुई कोशिका। पिचकी हुई कोशिका आपको पता है कैसी होगी, जीव द्रव्य कुंचित कोशिका, मतलब उसका जीव द्रव्य एक बार क्या हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। तो जीव द्रव्य कुंचित कोशिका के अंदर जो स्फीति दाब होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। टीपी क्या होता है, शून्य। स्फीति कोशिका में टीपी कैसा होता है भाई, शून्य होता है। कैसे, जैसे मान लीजिए कोशिका थी अपनी फूली हुई, ठीक है भाई। अब इसके अंदर क्या होगा, ये सिकुड़ेगी, सिकुड़ने से कोशिका क्या होगी, पिचकेगी। पिचकने से आपको पता है स्फीति दाब क्या होता है, मतलब जब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करता है तो भित्तियों पर क्या लगता है, बाहर की तरफ दाब लगता है। भित्तियों पर बाहर की तरफ दाब लगता है, परंतु जो सिकुड़ी हुई कोशिका उसके अंदर कोई दाब नहीं लगेगा। तो सिकुड़ी हुई कोशिका के अंदर कोई दाब नहीं लगेगा, तो अपना जो टीपी है, जो स्फीति दाब है, वो कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है। और डीपीडी विसरण दाब न्यूनता किसके बराबर हो जाती है, प्रासरण दाब के बराबर हो जाती है पिचकी हुई कोशिका के अंदर। अगर आप एक स्लत कोशिका के अंदर तीनों दाबों के अंदर संबंध को देखिए तो टीपी बराबर शून्य और डीपीडी बराबर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा। प्रासरण दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। डीपीडी बराबर प्रासरण दाब के कैसे, क्योंकि अब उसके अंदर बचा क्या है, सिर्फ विलय बचा है। विलय का जो मान होता है वो क्या करता है, प्रासरण दाब को बढ़ाता है, ठीक है भाई, और विसरण दाब में क्या करता है, कमी करता है। तो जो डीपीडी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ओपी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टीपी, मतलब स्फीति दाब, प्रासरण दाब व विसरण दाब न्यूनता में संबंध पर जो कोशिका पर जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। अगर मान लीजिए आपने कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन के अंदर डाला है, अल्प पराश्रयी मतलब कैसा विलयन, तनु विलयन। तो अल्प पराश्रयी विलयन डालने पर क्या होता है भाई, आपको पता है कोशिका फूलेगी, फूलने से उस पर क्या लगेगा, स्फीति दाब लगेगा बाहर की तरफ। देखिए ये अपना अल्प पराश्रयी विलयन, इस कोशिका के अंदर हम जल प्रवेश करेगा, अल्प पराश्रयी विलयन के अंदर कोशिका रखेंगे तो कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा अंतःपरासरण के द्वारा, और बाहर की तरफ क्या लगेगा, इसके ऊपर दाब लगेगा। तो बाहर की तरफ दाब लगने के कारण, बाहर की तरफ जो दाब लगता है उसे हम क्या कहते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। तो सेल को या कोशिका को अल्प पराश्रयी विलयन में रखने पर टीपी के मान में क्या होती है भाई, बढ़ोतरी होती है। टीपी का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। जल को मतलब अल्प पराश्रयी विलयन के अंदर कोशिका को रखेंगे तो जल कोशिका में प्रवेश करेगा, और जल कोशिका के अंदर प्रवेश करता है तो परासरण दाब में क्या होती है, कमी होती है। परासरण दाब में कमी कैसे होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो ओपी होता है वो समानुपाती किसके होता है, विलय के अणुओं के।
किसके समानुपाती होता है, विलय के अणुओं के। परंतु यहाँ पर कोशिका के अंदर जब जल प्रवेश करेगा तो किसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, विलायक की मात्रा बढ़ती जाएगी। विलायक की मात्रा बढ़ने से विलय की मात्रा क्या हो जाती है, कोशिका में कम हो जाती है, और विलय की विलय की मात्रा घट जाएगी। तो विलय की मात्रा घटने से क्या होगा, परासरण दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो हमने पढ़ा है कि परासरण दाब कब बढ़ता है, जब विलय के अणुओं की संख्या बढ़ती है। परंतु जब कोशिका के अंदर विलायक प्रवेश करता रहेगा तो उसके कोशिका के अंदर विलय के अणु घटना शुरू हो जाएंगे, और विलय के अणु घटने शुरू हो जाएंगे तो परासरण दाब का मान भी क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो ये था अपना इसमें सेल को अल्पराश्री विलय के अंदर रखने में दो परिवर्तन। तो नेक्स्ट अपना देखते हैं, टीपी का मान बढ़ गया, ओपी का मान क्या हो गया, कम हो गया। अब हम देखते हैं जब टीपी का मान बढ़ता है वह ओपी का मान क्या होता है, कम होता है। मतलब स्फीति दाब का मान बढ़ता है और ओपी का मान क्या होता है, कम होता है। किसके अंदर, एक स्फीति कोशिका के अंदर। तो जो डीपीडी होता है, मतलब जो विसरण दाब न्यूनता होता है, वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विसरण दाब न्यूनता भी यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। क्योंकि आपको पता है कोशिका के अंदर जो विलयन था वो कैसा था, सांद्र था। परंतु जैसे जैसे इसके अंदर विलायक प्रवेश करने लग गए तो विलय कैसा होने लग जो विलयन है वो कैसा होने लग गया, तनु होने लग गया। तो तनु विलयन का जो विसरण दाब है वो आपको पता ही है क्या होता है, अधिक होता है। तो विसरण दाब न्यूनता के जो मान है, यहाँ पर विसरण दाब में कमी नहीं हो रही, विसरण दाब न्यूनता का जो मान होता है, मान के अंदर कमी हो रही है। जैसे हम कहते हैं, आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होना कि भी हमने पीछे विसरण दाब न्यूनता पढ़ा है, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन के विसरण दाब में कमी, विलयन के विसरण दाब में कमी। तो यहाँ पर विसरण दाब में कमी पड़ रहे हैं, परंतु यहाँ पर हम क्या देखते हैं, विसरण दाब न्यूनता का मान कम हो रहा है। यानी विसरण दाब तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे कि जैसे मान लीजिए विलायक था तो शुद्ध जल को अगर आप बिखेरते हो तो वो अधिक तेजी से गमन करता है, परंतु उसी के अंदर आप विलय मिला दो या उसकी चाशनी को मिलाकर अगर आप बिखेरोगे तो वो धीरे विसरण करेगा, मतलब उसका विसरण दाब विलयन का क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर विलयन के अंदर किसका विसरण दाब कम होता है, विलायक का। तो इसके अंदर कोशिका के अंदर भी सेम कंडीशन क्या हो रही थी, देखिए अल्पराश्री विलयन के अंदर रखा, टीपी का मान बढ़ा, टीपी के मान बढ़ने से ओपी के मान में क्या आ गई, कमी आ गई। साथ में विलयन यहाँ पर अपना कैसा था, कोशिका का सांद्र था पहले, परंतु जैसे जैसे इसके अंदर जल अंदर की तरफ प्रवेश करता जाएगा तो ये कैसा होता जाएगा, तनु होता जाएगा, ठीक है ना, तनु होता जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसके जो विसरण दाब है उसका विसरण दाब तो बढ़ेगा, परंतु विसरण दाब न्यूनता का मान, विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो टीपी बढ़ता है, ओपी क्या होता है, कम होता है। तो डीपीडी का मान भी क्या हो जाता है, कोशिका के अंदर कम हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर पूर्ण स्फीति कोशिका, मतलब अल्पराश्री विलयन के अंदर आपने जब कोशिका को रखा तो धीरे धीरे वो पूर्णतः क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो पूर्णतः फूलने के कारण उसके अंदर जो परासरण दाब है एक सीमा पर किसके बराबर हो जाता है, स्फीति दाब के बराबर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे आप कोशिका फूलती जाती है तो परासरण दाब किसके बराबर हो जाता है, विसरण दाब के, परासरण दाब किसके बराबर हो जाता है, स्फीति दाब के। और जो डीपीडी का जो मान होता है वो एकदम शून्य पर आ जाता है। डीपीडी का मान क्या आ जाता है, शून्य पर, मतलब विसरण दाब न्यूनता का मान एकदम घट जाता है। ठीक है, विसरण दाब न्यूनता का मान एकदम क्या हो गया, यहाँ पर घट गया। और ओपी बराबर किसके हो गया, टीपी के। तो हम इसको एक ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। तो ग्राफ के माध्यम से देखने पर हम यहाँ पर एक लेते हैं स्लत कोशिका। ये जो अपना जो पॉइंट है, बिंदु है, यहाँ पर हमने एक ली है स्लत कोशिका, मतलब पिचकी हुई कोशिका। जैसे ही स्लत कोशिका को हमने किसमें रखा, अल्पराश्री विलयन के अंदर रखा। अल्पराश्री विलयन के अंदर रखने के कारण हम देखते हैं कि टीपी का मान यहाँ पर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कोशिका क्या होती जा रही है, स्फीति होती जा रही है, टीपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर हमने क्या देखा, ओपी का मान क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ कौन आ रही है, ओपी। तो ओपी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। तो ये हो गया अपना कौन है, परासरण दाब क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ कम हो रहा है। और विसरण जो स्फीति दाब है वो क्या हो रहा है, स्लत कोशिका के अंदर
सतत कोशिका हो, जैसे हमने अल्पराशि विलयन के अंदर रखा तो स्फीति दाब का मान बढ़ रहा है और ओपी का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और एक बिंदु मतलब एक पॉइंट ऐसा आता है पूर्णतः फूली हुई कोशिका के अंदर या स्फीति कोशिका के अंदर कि जब परासरण दाब ओपी व टीपी स्फीति दाब दोनों एक पॉइंट पर आकर के हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आपको डायग्राम के अंदर ग्राफ के अंदर दिख रहा है कि टीपी बढ़ता हुआ और ओपी घटता हुआ, पर एक बिंदु पर दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। परंतु जो डीपीडी था, विसरण दाब न्यूनता, वो भी क्या होती जा रही है, विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, क्योंकि कोशिका के अंदर कौन प्रवेश करता जा रहा है, विलायक। तो विलय की मात्रा घटती जा रही है, विलायक ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है उसका विसरण दाब अधिक होगा, और विसरण दाब न्यूनता का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डीपीडी का मान धीरे धीरे इधर की तरफ आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, घट रहा है। यहाँ पर तो क्या था, देखिए अधिक था, धीरे धीरे जैसे जैसे टीपी बढ़ता है ओपी कम होता है तो इसका मान भी क्या होता जा रहा है, ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है, घटता जा रहा है। और डीपीडी एक पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। कई बार आपको बोर्ड के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल के रूप में, तो वो भी हम आपको करवाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस पर 2-4 न्यूमेरिकल बनाएंगे। तो आपको परिभाषाएं भी पूछी जाती है बोर्ड के अंदर की भी, परासरण दाब क्या होता है, स्फीति दाब, भीति दाब, विसरण दाब न्यूनता क्या होती है, ठीक है ना। 3 नंबर के अंदर 2 नंबर के अंदर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो टीपी ओपी डीपीडी इनके अंदर संबंध क्या होता है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो 2 प्रकार से हमने संबंध पढ़ा, एक तो पिचकी हुई कोशिका के अंदर, पिचकी हुई कोशिका के अंदर क्या होता है, टीपी मतलब स्फीति दाब तो शून्य हो जाता है और डीपीडी परासरण दाब के बराबर हो जाता है। दूसरा कंडीशन हमने पढ़ी फूली हुई कोशिका के अंदर, फूली हुई कोशिका के अंदर क्या होता है, टीपी का मान बढ़ता जाता है, ओपी का मान घटता जाता है। टीपी बढ़ने ओपी घटने से जो डीपीडी है वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो ये इनके अंदर क्या होता है, संबंध होता है। और एक सीधे संबंध की बात करें तो आप डीपीडी बराबर होता है ओपी माइनस टीपी, ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। विसरण दाब न्यूनता बराबर होती है परासरण दाब माइनस स्फीति दाब के, ठीक है भाई। तो ये अपना फॉर्मूला आगे काम आएगा जब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। तो डीपी बराबर ओपी माइनस टीपी। अब हम नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, जल विभव। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अपना टॉपिक है जल विभव अवधारणा। जल विभव अवधारणा के अंदर हम देखते हैं कि जल विभव अवधारणा 2 वैज्ञानिकों द्वारा दी गई, आर के स्टेलियर व एस ए टाइलर के द्वारा 1960 के अंदर दी गई थी अवधारणा। यह अवधारणा है क्या, इसके बारे में हम परिभाषा देखते हैं इसकी। यदि कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा के बीच जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। वे आपने हमने बात की है अंतःपरासरण व बहिःपरासरण की। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो जल के अणु होते हैं वो क्या करते हैं, कोशिका के अंदर व बाहर की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो जो जल के अणु हैं उनको गमन करने के लिए या फिर किसी भी अणु को गमन करने के लिए इसके अंदर क्या होती है, एक मुक्त ऊर्जा होती है जिसके द्वारा वे क्या करते हैं, गमन करते हैं। तो परिभाषा के अंदर क्या नाम आया, मुक्त ऊर्जा। तो हम यहाँ पर इसी का अध्ययन करते हैं कि भाई कोशिका को शुद्ध जल में रखने पर, कोशिका को अगर आप शुद्ध जल के अंदर रखते हो मतलब विलायक के अंदर रखते हो, शुद्ध जल में रखने पर कौन सी क्रिया होगी, अंतःप्रासरण, अंतःप्रासरणीय क्रिया होगी। तो सीधी सी बात है इसके अंदर जल के अणु क्या करेंगे, अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे। और अंदर की तरफ प्रवेश करने के लिए इन अणुओं को क्या चाहिए, मुक्त ऊर्जा। मतलब इनके जो जल के अणु होते हैं इनके अंदर क्या होती है, स्वयं की मुक्त ऊर्जा होती है जिसके द्वारा ये गति कर अंदर प्रवेश करते हैं। यदि कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणु तथा कोशिका के अंदर जो जल है, कोशिका के अंदर जल है या कह दीजिए विलयन है, विलयन में उपस्थित जल के अणु की जो मुक्त ऊर्जा का जो इन दोनों का अंतर होता है, मतलब शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा जो कोशिका है उसके अंदर जो विलयन है उसमें जो जल उपस्थित है उसके अणुओं की मुक्त ऊर्जा, इन दोनों के अंतर को हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, जल विभव कहते हैं परिभाषा के अनुसार। और इसको हम दर्शाते हैं साई से दर्शाते हैं। और इसकी जो इकाई होती है वो होती है बार या एटीएम, ठीक है ना भाई। मतलब कोशिका में उपस्थित जल के अणु तथा बाहर उपस्थित जो शुद्ध जल के अणु है, इन दोनों के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा का जो अंतर होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल विभव कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल विभव के 3 घटक होते हैं।
पहला घटक है प्रासरण विभव, दूसरा है दाब विभव, तीसरा है मैट्रिक्स विभव। तीसरा है अपना मैट्रिक्स विभव। इसके अंदर हम देखते हैं पहला प्रासरण विभव। प्रासरण विभव आपने पढ़ा है प्रासरण की क्रिया। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है, किसी कोशिका को आप जल के अंदर रख रहे हैं, जल के अंदर अगर आप रखते हैं तो इसके अंदर अगर आप विलय मिलाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जल है तो इसके अंदर आप विलय मिलाओगे, विलय मिलाओगे तो प्रासरण दाब का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। प्रासरण दाब का मान प्रासरण दाब का मान क्या होता है, बढ़ता है। मतलब हमने पढ़ा है कि जो प्रासरण दाब होता है वो किसके समानुपाती होता है, विलय के अणुओं के, मतलब ऊपरी समानुपाती होता है किसके, विलय के अणुओं के। तो विलय के अणु मिलाए तो प्रासरण दाब का मान क्या होता गया, बढ़ता गया। परंतु जो प्रासरण दाब का मान जो बढ़ता है वो जल विभव के मान को क्या करता है, कम करता है। मतलब देखिए एक हम बात करते हैं, एक तो है अपनी विलायक, दूसरा है अपना विलायक प्लस विलय, विलायक प्लस विलय। अब इसके अंदर देखिए ये तो विलायक तो क्या हो गया, जल हो गया, और इसके अंदर जल के अंदर हमने क्या मिला दिया, विलय मिला दिया। अब देखिए इनके अंदर से, इन दोनों विलायकों के अंदर से कौन से विलायक के अणु की जो मुक्त ऊर्जा है वो सर्वाधिक होगी, शुद्ध विलायक की। है भाई, यहाँ पर शुद्ध विलायक है, अकेला है, इसके अंदर विलय नहीं मिला हुआ है, तो इसके जो अणु है वो मुक्त ऊर्जा है, मतलब इसके जो अणुओं की गमन करने की जो ऊर्जा होगी वो अधिक होगी किसकी तुलना में, विलयन की तुलना में। परंतु जब इस विलायक के अंदर हम विलय मिलाते रहते हैं तो विलय मिलाने से प्रासरण दाब का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, परंतु जल विभव का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है। जल विभव का मान घटने के कारण इसको हम क्या कहते हैं, परासरण विभव कहते हैं, परासरण विभव कहते हैं। देखिए अभी परासरण दाब तो क्या होता है, धनात्मक होता है। परासरण दाब क्या होता है, धनात्मक होता है क्योंकि विलय मिलाने से परासरण दाब के मान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। परंतु परासरण विभव, परासरण दाब को हम यहाँ पर अपोजिट क्या रख देते हैं, परासरण विभव, जो अपने जल विभव के मान को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो परासरण विभव का मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, अभी ये बात ध्यान रखना, परासरण विभव का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और इसे हम दर्शाते हैं साई एस के द्वारा। नेक्स्ट है अपना दाब विभव। दाब विभव के अंदर हम क्या देखते हैं कि कोशिका के अंदर जब जल प्रवेश करता है तो कोशिका क्या होती है, स्फीति, और स्फीति होने के कारण इस पर क्या लगता है, भित्ति पर बाहर की तरफ दाब लगता है, और इस दाब के कारण जल विभव के मान में जो परिवर्तन होता है, इस दाब के कारण जो जल विभव के मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। दाब विभव का मान क्या होता है, धनात्मक होता है, यह जल विभव के मान को बढ़ाता है। ये बात ध्यान में रखना। दाब विभव मतलब कोशिका के अंदर जल प्रवेश करेगा तो कोशिका स्फीति होगी, स्फीति होने से क्या कार्य करेगा, टीपी मतलब दाब विभव का दाब लगेगा, स्फीति दाब लगेगा, और स्फीति दाब के कारण कौन उत्पन्न होगा, दाब विभव उत्पन्न होगा, और दाब विभव के कारण जल विभव के मान में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, दाब विभव कहते हैं। और ये कैसा होता है, धनात्मक होता है। दाब विभव जल विभव के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। नेक्स्ट है अपना मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव को हम दर्शाते हैं साई एम से, दाब विभव को हम दर्शाते हैं साई पी से। ठीक है, तो मैट्रिक्स विभव क्या होता है, कोशिका की वह सतह जो जल के अणुओं का अवशोषण करती है वो क्या कहलाती है, मैट्रिक्स कहलाती है। मतलब कोई सतह जो किसी चीज का अवशोषण कर रही है वो उसका क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स। यह मतलब जो कोशिका की जो सतह होती है वो जल का क्या करती है, अवशोषण करती है, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। परंतु मैट्रिक्स क्या करता है, दाब विभव के मान मतलब जल विभव के मान को कोई परिवर्तन नहीं करता, न तो घटाता है और न ही बढ़ाता है। तो इसलिए हम मैट्रिक्स विभव के मान को क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। ठीक है ना, अभी मैट्रिक्स विभव को हम यहाँ पर साई एम को क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। अब इन दोनों से देखिए क्या संबंध आया है, साई डब्ल्यू मतलब जल विभव का मान बराबर होता है साई एस परासरण विभव प्लस साई पी दाब विभव। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए आप इसके अंदर मैट्रिक्स विभव जोड़ते हैं साई एम, परंतु जो मैट्रिक्स विभव होता है वो जल विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पर इसको शून्य मानते हैं। तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो बनता है साई डब्ल्यू जल विभव बराबर साई एस प्लस साई पी बराबर क्या हो गया, बस ये अपना क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, क्योंकि हमने साई एम को क्या मान लिया है, शून्य मान लिया है। अब एक बात ध्यान में रखना,
साई एस कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आगे हम इस पर न्यूमेरिकल निकालेंगे तब बताएंगे। ये बात ध्यान रखना आप, ऋणात्मक कौन होता है और धनात्मक कौन होता है। तो प्रासरण विभव आगे अपने काम आएंगे। प्रासरण विभव कैसा होता है, ऋणात्मक, और दाब विभव कैसा होता है, धनात्मक। तो अब अगर आप इसको न्यूमेरिकल सोल्व करें तो इसके अंदर आपको प्लस माइनस के चिन्ह को चेंज करना पड़ता है। हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज ये चैप्टर आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आपको चौथे लेसन और पांचवें लेसन के नोट्स आपको पीडीएफ के द्वारा भेज दिए जाएंगे, साथ साथ में नोट्स तैयार करते रहिए, ठीक है।